कि मैं इनकी मदद लेकर और कहीं और शिफ्ट हो जाता या कुछ मैं कर देता। ईश्वर की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से मैं नमक रोटी खाने वाले परिवार से हूँ, तो कोई कमी नहीं थी। जब मैं उनको मदद कर रहा था चुनाव के लिए, तो मैं खुद अपनी मदद बेहतर तरीके से कर सकता था और मैं इनसे मदद लेकर मैं कहीं और शिफ्ट हो सकता था, कुछ कर सकता था। लेकिन सवाल ये है कि सरायरंजन का क्या होता, जहां मेरा घर है, जो मेरी माटी है, उसका क्या होता। तो ऐसी बात नहीं कि ग्लैमर के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं एक सकारात्मक बदलाव के लिए जा रहा हूँ। मैं शिक्षित हूँ, मैं चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। तो अगर ऐसा होता तो मेरे लिए तो बहुत सहज था कि विजय चौधरी से मदद लेके मैं वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लेता। मेरे लिए तो बहुत सहज होता, लेकिन ये तो बहुत ही असहज स्थिति और बहुत ही मुश्किल टफ स्थिति है कि मैं इतने बड़े लोग के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ, जो अपने आप को बिहार में नंबर 2 का मानते हैं, जो माननीय के संरक्षण में संगठित दलाली चल रही है, जिससे लोग त्रस्त हैं। ये काफी दिलचस्प मुद्दा था कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब मैं किसी शख्स के साथ स्टूडियो में बैठता हूं तो निश्चित रूप से हॉट टॉक होता है, और ये हॉट टॉक विशेष इसलिए हो गया है क्योंकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटा पहले, 24 घंटा से भी कम समय होंगे, जब एक शख्स ने लाइव करके कई सारी बातों का उजागर किया था। चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में जब 4-4.5 महीना चुनाव में बचा हुआ हो तो परिस्थितियां और तथ्य दोनों बड़ी ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जनता जब फैसला करती है तो वो अपने यहाँ हो रहे विकास, पिछले चुनाव में किए गए वादे और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उन सभी का गुना भाग करके वोट देने के लिए जाती है। लुभाने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो वर्तमान चयनित व्यक्ति हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो लोग उनके कार्यों को लेकर के लोगों के पास जा रहे हैं, उन कार्यों में कमी दर्शा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या है और उनमें कितनी क्षमता है कुछ करने की। जो शख्स हमारे बगल में बैठे हैं, इनका नाम है कुणाल कुमार। पॉलिटिशियंस बाद में बने हैं, पत्रकार से शिक्षाविद और शिक्षाविद से अब अपने क्षेत्र की समस्याओं से जूझ रहे हैं, लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। लोग इनके पास आते हैं अपनी समस्या को लेकर के, तो इन्होंने सोचा कि जब समाज की सेवा कर रहे हैं तो इस सेवा को करने के लिए और भी ज़्यादा अगर इनके हाथ में पावर हो, अधिकार हो, तो ये और बेहतर कर सकते हैं। जैसे इन्होंने पत्रकारिता में बेहतर झंडा गाड़ा, शिक्षाविद के रूप में अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। अब समाज को और ज़्यादा विकसित किया जाए, इसके लिए चुनावी मैदान में उतरना चाहते हैं। इसकी तैयारी भी इन्होंने कर दी है और लोगों से ये जनमत संग्रह भी करा रहे हैं। सरायरंजन क्षेत्र के रहने वाले हैं, और सरायरंजन का जब नाम लेते हैं तो एक शख्स का नाम आपको याद आता होगा जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द अक्सर आपको दिख जाते होंगे, विजय कुमार चौधरी। 4 बार से सरायरंजन से जीतते आ रहे हैं। विकास के कुछ काम हुए भी हैं, लेकिन अगर बिल्डिंग खड़ी हो जाए, रंग रोगन हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसमें रहने के लिए कोई तैयार नहीं हो, तो निश्चित रूप से उस बिल्डिंग को शुभ नहीं माना जाता है। अस्पताल है लेकिन उसमें मरीज नहीं जाते हैं क्योंकि डॉक्टर नहीं है। और भी कई समस्याएं हैं, समस्याओं के बारे में तो ये बताएंगे, लेकिन जो वास्तविकता ये है कि हर कोई अब जानना चाहता है कि ये कुणाल कुमार है कौन, जो सीधे नीतीश कुमार के राइट हैंड को चैलेंज कर रहे हैं। डर लगता है कि नहीं लगता है? बहुत सारी बातें हैं जिनको हम अब धीरे धीरे करके दरियाफ्त करेंगे, या फिर युवा हैं, एनर्जी ज़्यादा है तो उसका मिसयूज कर रहे हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कुणाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और तमाम दर्शकों का जो आपके साथ जुड़ रहे हैं। करीब 18-19 घंटे में आप बहुत ट्रेंड करने लगे हैं सोशल मीडिया पे। मैंने एक आपका लाइव देखा, इस लाइव में आकर के आप बहुत सारी बातों को बता रहे थे। भारत लाइव के भी एक आध खबरों को आप उसमें उद्धृत कर रहे थे, है क्या, और आपको लाइव आकर के इन सब बातों को कहना क्यों पड़ा? इसके पीछे की
पहले हम ये जानना चाहेंगे कि क्यों आपको आना पड़ा लाइव और आकर के बताना पड़ा लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर झूठ बोले तो ये काफी दुर्भाग्यजनक स्थिति है, और हमारे क्षेत्र के लिए यही है। अभी कुछ दिनों पहले आपके चैनल के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया गया था राम जानकी मेडिकल कॉलेज का, जिसमें स्पष्ट तौर पे वहाँ के गार्ड के द्वारा बताया गया कि 2 बजे के बाद यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं। अभी तक वहाँ इमरजेंसी सेवा की शुरुआत नहीं हो पाई है। कुणाल जी की इस बात का मैं पहले स्पष्टीकरण दे दूं कि जब हमारी टीम चुनावी सर्वे कर रही थी, उसी दौरान सराय रंजन में भी गई थी। कई लोगों ने जब यहाँ हमारे रिपोर्टर्स ने पूछे कि यहाँ अस्पताल है, बहुत अच्छा अस्पताल दिख रहा है, यहाँ तो इलाज बहुत बढ़िया होता होगा, लेकिन लोगों ने जो बातें कही उसने मजबूर किया हमारे पत्रकारिता के इथिक्स को पूरा करने के लिए कि हम उस तथ्य की जांच करें, और वही जांच करने के लिए हमारे रिपोर्टर्स गए थे, जिसकी चर्चा कुणाल जी कर रहे हैं। ये हमारा किसी से वायस होकर के नहीं था, बल्कि जब हमारी टीम वहां सर्वे कर रही थी तो लोगों ने कहा कि इस अस्पताल की बिल्डिंग को देख करके आप भ्रमित मत होइए, यहाँ डॉक्टर नहीं है, इलाज ढंग से नहीं होता है, और इसी बात की चर्चा आप शायद कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि 2 बजे के बाद वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं होते हैं, इमरजेंसी सेवा भी शुरू नहीं है। वहाँ जो बच्चे बीमार होते हैं वो इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल जाते हैं, और इसके बावजूद एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति आकर और ये इंटरव्यू दें कि भाई वहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है, तो इससे बड़ी त्रासदी की बात कोई नहीं। प्रश्न यही था जो आप बता रहे हैं। जी, इससे बड़ी त्रासदी की बात कुछ भी नहीं हो सकती है, और ये दुर्भाग्य है बिहार का कि ऐसे लोग संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। कुणाल जी, मैंने अपने इंट्रो में ये बात कही थी कि आप युवा हैं, आप में एनर्जी ज़्यादा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अचानक से 2-4 लोग आपके इर्द गिर्द हों जो आपको ऊपर चढ़ा दिए हो, कह रहे चुनाव लड़ जाओ, इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैं 2013 से बिहार में हूँ और मैं लगातार 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हूँ, और हमारे समर्थन से मुखिया प्रमुख सब हम लोग करते हैं। इवन जो वर्तमान विधायक है विजय कुमार चौधरी, वो भी बिना हमारे समर्थन के विधायक नहीं होते। तो हम लोगों ने तन मन धन से मदद करके विधायक बनाया है, और मुझे लगता है अगर सिर्फ ये युवा ऊर्जा की बात होती तो कहीं कोई और क्षेत्र होता जहाँ जाकर मैं जोर आजमाइश कर सकता था। बगल में और भी कई क्षेत्र हैं, लेकिन चूंकि ये क्षेत्र सबसे ज्यादा परेशान और संगठित दलाली, जो माननीय के संरक्षण में संगठित दलाली चल रही है, जिससे लोग त्रस्त हैं, ये काफी दिलचस्प मुद्दा था कि इसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, और इसलिए मैं मैदान में हूँ। आप ही के जवाब से एक सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। आपने कहा कि विजय चौधरी 4 बार से जीतते आ रहे हैं, उसमें हमारी भूमिका बहुत बड़ी रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि विजय चौधरी के हाव भाव को, उनके बढ़ते हुए कद को देख करके आपको भी लगा हो कि नहीं, हम भी अब उनके रास्ते चलें, और उनको क्या सहयोग करना है, अपने ही चुनाव लड़ करके और अपने लिए फिर से वही सब खड़ा करते हैं जो विजय चौधरी खड़ा कर रहे हैं? तब अगर ऐसा होता तो मेरे लिए तो बहुत सहज था कि विजय चौधरी से मदद लेके मैं वो प्लेटफॉर्म तैयार कर लेता। मेरे लिए तो बहुत सहज होता, लेकिन ये तो बहुत ही असहज स्थिति और बहुत ही मुश्किल टफ स्थिति है कि मैं इतने बड़े लोग के खिलाफ खड़ा हो रहा हूँ जो अपने आप को बिहार में नंबर 2 का मानते हैं। कुणाल जी, एक और बड़ा सवाल है, ये है कि आप पैदल घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। मैंने आपकी कई तस्वीरें, कई वीडियोस मैंने देखे हैं कि आप बिना किसी सुरक्षा के आप लोगों के साथ जाते हैं, 2-4 लोग आपके साथ होते हैं, और जहाँ जाते हैं वहाँ अच्छा खासा हुजूम जुटा करके आप जम करके नीतीश कुमार के नंबर 2 के जो विजय चौधरी हैं उनका आप पूरा खिल्ली उड़ाते हैं, उनके कार्यों की विवेचना करते हैं, उसकी समीक्षा करके लोगों को बताते हैं कि क्या गलत है क्या सही है, लोगों से फीडबैक लेते हैं। डर नहीं लगता है? डरना किस बात से? मैं तो सबको कहता हूँ कि जो किसी माता ने उनको पैदा किया तो मुझे भी किसी माँ ने पैदा किया, तो फिर क्यों डरना, किससे डरना? और लोकतंत्र है, मैं अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हूँ, और मैं रख रहा हूँ उस बात। पत्रकारिता आपने छोड़ दिया, मन नहीं लगा, या फिर शिक्षाविद बने, वहाँ मन नहीं लग रहा है? आपको लग रहा है कि ज़्यादा ग्लैमर जो है वो राजनीति में है? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2013 तक मैं था पत्रकारिता में। मेरे फादर का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, और मैं 3 भाई था। तो ये बात हुई कि भाई कोई एक भाई को अपने पिता के साथ रहना पड़ेगा, तो ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पे आई, और मैं अपने पिता को लेकर यहाँ था। और उसके बाद मैं सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में एक CBSE स्कूल या ITI कॉलेज है, इस तरह का प्रयास मैं लगातार करता रहा हूँ। तो ऐसी बात नहीं कि ग्लैमर के लिए मैं जा रहा हूँ, मैं एक सकारात्मक बदलाव के लिए जा रहा हूँ। मैं शिक्षित हूँ, मैं चीज़ों को बेहतर तरीके से समझ सकता हूँ, देख सकता हूँ, तो मुझे लगता है कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव की आवश्यकता है। कुणाल जी, आप सवर्ण समाज से आते हैं, जातीय जनगणना 2023 में हुई, और उसका रिपोर्ट भी आप सबके सामने है। केंद्र सरकार ने भी जातीय जनगणना की बात कह दी है, वो भी आगे हो सकता है कराएं। जातीय जनगणना में जो सबसे बड़ा वर्ग बन करके आया है वो है EBC,
जी। अति पिछड़ा जी, वर्ग जो है जी, जी। वो जो बन गया 36% है। उसके बाद ओबीसी को अगर इसमें जोड़ लेते हैं जी। तो वो 27% है। जी। यानी कि इनकी संख्या इतनी अधिक है। आप सवर्ण समाज से आते हैं, जी, जी। जहां आपको लोगों का सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। अगर आप भूमिहार समाज से आते हैं, जैसा कि मेरी जानकारी जी, है, जी। राजपूत समाज आपका सपोर्ट करने के लिए बार बार सोचेगा, कई बार सोचेगा। ब्राह्मण आपको सपोर्ट क्यों करेंगे, कायस्थ आपको सपोर्ट क्यों करेंगे। आप अपने समाज के और 2-2.5-3% वोट को लेकर के आप इतना बड़ा बीड़ा कैसे उठा सकते हैं? देखिए, आप पूरे बिहार के इसमें मत देखिए, जी पूरे बिहार के एस्पेक्ट में मत देखिए। जो हमारा क्षेत्र सरायरंजन है, जी वो निश्चित तौर पे वहाँ हम लोग अच्छी खासी संख्या में हैं। जी। और मतलब चुनाव का दशा और दिशा हम जो सवर्ण मतदाता जी। है वही तय करते जी। हैं। और यही वजह है कि जो माननीय जो विधायक हैं वो लगातार 3 बार से जीत रहे हैं। आपके क्षेत्र में आप लोगों से मिलते हैं, लोगों से मिल करके सबसे बड़ी समस्या आपको क्या नजर आती है? देखिए, पीने का पानी ये काफी दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि 2025 में आजादी के इतने वर्ष के बाद हम जनता को साफ पानी नहीं पिला पा रहे हैं। सात निश्चय योजना में नल जल योजना दुनिया जहान आप उसमें दुनिया की कैसे सवाल खड़ा कर सकते हैं? दुनिया की सबसे भ्रष्टतम योजनाओं में से एक है। और खास करके हमारे क्षेत्र में जहाँ का तमाम टेंडर माननीय के इर्द गिर्द को लोगों को दिया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में 3 नदियां थी और बिहार मैदानी इलाका है। इस मैदानी इलाका में सरायरंजन को सौभाग्य प्राप्त है कि यहाँ से बलान नदी की उत्पत्ति होती थी। मतलब जमुआरी और नून दोनों नदी के मिक्सर के बाद बलान नदी बनती थी और आज तीनों नदियां सूख चुकी हैं, जबकि माननीय जल संसाधन मंत्री हैं। इससे बड़े दुर्भाग्य और त्रासदी की बात आप क्या सोच सकते हैं, क्या कह सकते हैं? पानी के लिए सरकार ने इतना सब कुछ किया। आपने देखा होगा कि नल जल योजना को लेकर के घर घर तक पहुंचाने की बात चल रही है और आप इतनी बड़ी योजना का हवा निकाल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं मेरे क्षेत्र में पानी की समस्या है, तो इस समस्या का आपके पास कोई प्रमाण भी तो होगा ना? बिल्कुल। मैं जिस गांव से हूँ, जिस वार्ड से हूँ, 11 नंबर में, वहां भी पानी नहीं है। सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है। मैं लगातार 30 दिनों तक पैदल यात्रा पर रहा हूँ। हर गांव हर गली तक जाने की मैंने कोशिश की है। कोई भी ऐसा गली नहीं है जहाँ पूर्णतः पानी की व्यवस्था है। मतलब म्यारी ऐसा गाँव है जहाँ 320 फीट पर चला गया है वाटर लेवल और वहां से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। राजस्थान की तरह गाड़ी पर ठेला पर लोग खींच के पानी पीने का पानी ला रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या होगी? कुणाल जी, अभी आपने कहा कि आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं विजय कुमार चौधरी से। आपने चुनाव में उनकी मदद भी की है, कई बार चुनाव में उनके साथ आप रहे भी हैं। आपने कहा कि आप जीत में बड़ा हिस्सा रहते हैं। आप चूंकि जनप्रतिनिधि भी हैं, समाज के साथ लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो आपने कभी विजय चौधरी से इन सब बातों की चर्चा की कि क्षेत्र में ये समस्याएं हैं, या फिर सीधे आप कूद गए? नहीं, बिल्कुल। अभी देखिए ना, अभी न्यूज़पेपर में भी था कि पिछले मुझे लगता है 7-8 महीने पहले, हाँ लमसम या 1 साल पहले, हम मुखिया प्रतिनिधि मंडल के साथ हम जाकर मिले भी थे और लगातार हम क्षेत्र की समस्याओं को लेकर उजागर करते रहते थे, बताते रहते थे कि भाई इस तरह की समस्या है और इसका समाधान के साथ कि इसको इस तरीके से सुलझाया जा सकता है। लेकिन उन्हें बस अपने और अपने रिश्तेदार से मतलब है। उनके रिश्तेदार हैं जिनको टेंडर दिया जाता है, उसके माध्यम से दोहन किया जाता है, बस यही तो उनकी उपलब्धि है। विजय चौधरी को आपने सपोर्ट किया। बहुत सारी बातें हैं जो आप ही के बयानों से निकल करके आती है कि उनको लोग बाहरी कहते हैं, बाहर से आकर के चुनाव लड़ते हैं। ये बात आपको कब पता चली? जब आप सपोर्ट कर रहे थे उस समय तो आपको नहीं लगा कि बाहरी हैं। अब आप जब अपने चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि बाहरी। बिल्कुल। देखिए, जब मैं सपोर्ट कर रहा था, या मेरे पिताजी ने भी उनको सपोर्ट किया था, तो सब लोगों को लगता है कि चलो भाई, अभी हम किसी पेड़ को खाद दे रहे हैं, बीज दे रहे हैं, तो एक दिन ये छाया सभी के लिए छाया उपलब्ध कराएंगे। लेकिन वो जब दुख होता है कि वो पेड़ खुद के लिए, वो खजूर का पेड़ निर्मित हो जाता है, तो वो दुख होता है कि वो स्वयं के लिए जो खाद बना रहा होता है, वो स्वयं को पोषित करने के लिए, अपने क्षेत्र के लिए नहीं हो रहा है। उन्होंने क्षेत्र का विकास और कोई काम करना पड़ता है, रोजगार देना पड़ता है, तो अपने क्षेत्र के लोगों को देते हैं जहां से वो है। तो ये चीज तो खटकता है और ये अचानक नहीं खटकता है। धीरे धीरे जब आप देखते रहते हैं उनके कार्य पद्धति से, आपको लगता है कि नहीं भाई इस तरह से पार्शलिटी होती है, तो बुरा लगता है। और जब उसके जड़ में जाते हैं तो पता लगता है कि अच्छा, इनका जहाँ क्षेत्र है वहां ये काम कर रहा है। मसलन मैं उदाहरण देता हूँ कि इनका जहाँ घर है वो एक बाजार है, दलसिंह सराय एक बाजार हमारे इलाके का बड़ा बाजार है, वो बाजार है, उसके ठीक बगल में है। लेकिन इन्होंने अपने गांव को अभी तक नगर पंचायत नहीं बनवाया। लेकिन सरायरंजन और मुसीघरारी को उन्होंने नगर पंचायत बना दिया। वजह ये कि सिर्फ 2-4 लोग उनके करीबी हैं जिनको ठेका दिया जा रहा है, बस लूटने के लिए। इसके अलावा कोई भी वजह नहीं है। मैं आपको कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करूंगा जहां जो स्कैनर लगा हुआ है हाउस टैक्स के लिए, वो लगाने की जगह नहीं है, दीवार नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति से, उस मजदूर से वो हाउस टैक्स लिया जा रहा है।
इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है एक विधायक के लिए कि जहां के आप प्रतिनिधि हैं और वहां इस बात की जानकारी आपके पास नहीं है या आप जानबूझ के इससे अनजान बन रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? 2013 से लगातार आपने जैसा कि बताया कि आप बिहार की राजनीति को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परखने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, 2015 का विधानसभा चुनाव हुआ, 19 में फिर से लोकसभा चुनाव हुआ, 20 में आप 2 चुनाव तो निश्चित रूप से विजय कुमार चौधरी के साथ आप रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन 2 चुनावों में आपको एक बार भी ऐसा मौका नहीं मिला कि वो आप अपने लोगों की समस्या, अपने क्षेत्र की समस्या उनके सामने रखें और उसका समाधान निकालें? आपको 10 साल क्यों लगे? बिल्कुल नहीं, मैंने तो कहा, ये तो न्यूज़पेपर में भी है। अभी तो मैं कह रहा हूं कि लगातार हम लोग मिलते रहे हैं, लगातार मिलते रहे, मतलब कि जहां जरूरतमंद है, जो समस्याएं हैं उसको लेकर, उसके समाधान को लेकर, दोनों चीज को लेकर व्यक्तिगत तौर पर भी और प्रतिनिधिमंडल के तौर पर भी। मतलब मैं तो उनको अपने मोटरसाइकिल पर बिठा के कैंपेन कराता था। तो इतने बड़े कद्दावर लोग हैं, ठीक है, लेकिन मैं अपने मोटरसाइकिल पर बिठा के कैंपेनिंग कराता था। और बस मैं कोई ठेकेदार नहीं हूं, मैं ठेकेदारी काम करने के लिए, या मैं कोई कमीशन एजेंट नहीं हूं। वो एक भी आप उनसे बात कीजिए, आपको वो नहीं बता सकते हैं कि कभी हम व्यक्तिगत काम के लिए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उनके पास गए। लेकिन हाँ, जो नदियों का सूख जाना है या जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनने में जो लोगों की समस्या हो रही थी, या मुखिया सबको 15वीं और 6ठी में जो काम करने में समस्या हो रही थी, सोलर लाइट का जो टेंडर था, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम प्रतिनिधिमंडल हम मिले उनसे, निजी तौर पर मिले। लेकिन जब कोई सुनवाई नहीं हो रही है, आप काम नहीं कर पा रहे हैं, तो विरोध तो करना पड़ेगा। ये लोगों का जो वजन है, लोगों का भार है, लोगों की समस्याएं हैं, जो आपको वजन बन करके आप पर हावी है, जिसके चलते आपने ये फैसला लिया कि चुनावी मैदान में उतरेंगे। देखिए, मेरे लिए बहुत ही सहज था और आसान था कि मैं इनकी मदद लेकर और कहीं और शिफ्ट हो जाता या कुछ मैं कर देता। ईश्वर की कृपा से, आप लोग के आशीर्वाद से, मैं नमक रोटी खाने वाले परिवार से हूँ, तो कोई कमी नहीं थी। जब मैं उनको मदद कर रहा था चुनाव के लिए, तो मैं खुद अपनी मदद बेहतर तरीके से कर सकता था और मैं इनसे मदद लेकर मैं कहीं और शिफ्ट हो सकता था, कुछ कर सकता था। लेकिन सवाल यह है कि सरायरंजन का क्या होता, जहां मेरा घर है, जो मेरी माटी है, उसका क्या होता? जी, उस मिट्टी के पुकार को आपने सुना। बिल्कुल बिल्कुल। कुणाल जी, 2025 का चुनाव, जैसा कि आप भी देख रहे होंगे, युवा हैं, आप पत्रकारिता भी कर चुके हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जुड़ी हुई हैं। हम जैसे लोग जब इस चीज़ को खुली आंखों से देख सकते हैं बिना चश्मे के, कि 2025 का चुनाव कुछ अलग तरह से लड़ा जा रहा है, विकल्पों की अधिक संख्या पैदा की जा रही है। जातीय जनगणना के बावजूद भी कहा यह जा रहा है कि लोग बेसिक्स पर ध्यान देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत जरूरतें हैं उस पर वोट करेंगे। आप लोग जब जाते होंगे तो इन सब चीज़ों की समस्याओं को आप देखते भी सुनते होंगे। आपको क्या लगता है कि 2025 में परिवर्तन की तरफ बिहार बढ़ रहा है क्या? बिल्कुल, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो बिहार का दुर्भाग्य होगा जी। और परिवर्तन चाहिए। और वो जो कहावत है कि भाई राजनीति को रोटी की तरह होना चाहिए, उलटते पलटते रहना चाहिए, वो बिल्कुल सही है। और बिहार के संदर्भ में तो और भी ज्यादा है, लोग उब चुके हैं, बिल्कुल उब चुके हैं। आपकी बातें हमने सुनी, आपके कई इंटरव्यूज हमने देखे हैं, कल भी आप जब लाइव आए थे तो अभी हमने बात किया। आपका सीधा सीधा फोकस जो है सरायरंजन को लेकर के और वर्तमान जो वहाँ के विधायक और मंत्री हैं सरकार में, उन पर आपका रहता है। अगर आपसे लोग पूछें या फिर जब आप चुनावी मैदान में उतरेंगे तो निश्चित रूप से सवाल पूछे जाएंगे। आप जीत जाते हैं तब भी आप पर ये सवाल होंगे कि आम लोग जब जीत करके जाते हैं, हर लोगों के, हर किसी की बात मैं कर रहा हूँ, आप विजय चौधरी की बात अगर रखते हैं तो वो जीत करके गए, बहुत सारे वादे किए होंगे, आप खुद कह रहे हैं कि वो पूरा नहीं हो पाए हैं। आप अपनी जनता से क्या वादा करते हैं, किस तरह के वादा करते हैं, और उस वादा को पूरा करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके पास कोई उसका फ्लो चार्ट है? रोड मैप? बिल्कुल, हमारे पास रोड मैप है। अभी जो मैंने पदयात्रा निकाली थी, वहाँ लोगों की समस्याओं से हम रूबरू हुए हैं। अब हम संवाद यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें हम अपने विजन को लोगों तक लेके जाएंगे कि आपकी ये समस्या थी और इसका समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो संगठित दलाली है वो समाप्त होना चाहिए। एक विधायक आम आदमी के पहुंच में होना चाहिए। अभी जो वर्तमान विधायक है, इनसे मुलाकात करने के लिए सरायरंजन के लोगों को कम से कम 5,000 रुपया खर्च करना पड़ता है, तब मुलाकात हो या ना हो। कम से कम कोई भी दूसरा, मैं या मेरी जगह कोई भी दूसरा व्यक्ति बनता है, ये तो चीज समाप्त हो जाएगी और समाप्त होना चाहिए कि विधायक सहज सुलभ सब व्यक्ति के लिए हो। और गलत तरीके से, जैसे बबलू एक्ट हमारे यहाँ काफी प्रचारित है, विजय टैक्स प्रचारित है, कि गलत तरीके से व्यवसायी से आप उगाही करते हैं या जो आपकी बात नहीं मानता है उस पर आप मुकदमा करवा देते हैं। इन सब चीज, ये सब चीज तो डे 1 से बंद हो जाना चाहिए और बंद होगा। जी, मैं मूलभूत आपकी जो आवश्यकता है उन आपके क्षेत्र के लोगों की, वो क्या है? एक तो पानी आपने बताया, उसके अलावा शिक्षा के लिए आप काम कर ही रहे हैं, बाकी और क्या क्या? शिक्षा के लिए काम करना बहुत बाकी है। विद्यापति नगर में एक लौता हमारा इंटर विद्यालय महाविद्यालय
होता था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि विद्यापति नगर जो है वो बहुत ही महत्व का क्षेत्र है। बिल्कुल बिल्कुल। और आज तक वहां एक स्नातक कॉलेज नहीं है, जबकि माननीय शिक्षा मंत्री भी बने हैं। जी। विद्यापति नगर में अभी कई ऐसे स्कूल हैं जो बरगद के पेड़ के नीचे में है। आपको जान के आश्चर्य होगा। शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, इसके बावजूद भी दर्जनों ऐसे स्कूल हैं जो 1 या 2 कमरे में चलाए जा रहे हैं, जबकि ये शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। ये जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, लेकिन जो मुख्य 4 नदियां हैं वो नदियां सूख चुकी हैं। जी। तो सवाल ये है कि पटना से पानी गया पहुंचाया जाए। बिल्कुल, पानी पटना से गया पहुंचाया जा सकता है, लेकिन जो सरायरंजन में एक नदी उत्पन्न हो रही थी उसको बंद किया जा रहा है। एक भागीरथ थे जो गंगा को जमीन पर लाए, और एक विजय कुमार चौधरी जो हैं वो जो जमीन पर नदी है उसको सुखा रहा है। आप जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहां तो खुद विद्यापति जी ने अपने घर पर बुला लिया था गंगा जी को, सुखसार पवल तो तीर। बिल्कुल, उनके आह्वान पर गंगा आई थी वहां पर, और शंकर भगवान उगना के तौर रूप में उनके नौकर के रूप में आए थे। उस महत्व के क्षेत्र का ये दशा है, इससे बड़ी बात क्या होगी। अंतिम प्रश्न मेरा होगा, विजय कुमार चौधरी इतने कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद नंबर 2 का कहा जाता है, 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे वो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं। उसके बावजूद भी उनके क्षेत्र की जितनी समस्याएं आप बता रहे हैं, क्या इन समस्याओं का लिखित कभी आपने उनसे बातचीत किया या फिर इस पर मुद्दे पर उनके? बिल्कुल, मेरे पास पेपर कटिंग है, सब कुछ है, बात किए हैं। और जहां तक करीबी रहने की बात है 24 घंटा कोई बनियान पहने हुआ रहता है तो बनियान कभी शर्ट नहीं बन सकता है, बनियान कभी कुर्ता नहीं बन सकता है। बनियान की हैसियत बनियान की तरह ही है, और जो वो है। कहीं ऐसा तो नहीं आप कह रहे हैं कि उन लोगों को, उस माँ को क्या दर्द होगा जिसके बच्चे नहीं हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप मेरी बात को, आप शब्द दे रहे हैं मेरी भावना को, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो कहीं ना कहीं उनके बाहरी होने का भी एक बहुत बड़ा दर्द झेल रहा है। आप चले जाइए, क्षेत्र का जितना काम होगा 95% उनके इर्द गिर्द के लोग करते हैं, जो उनके गांव के होते हैं, उनके क्षेत्र के होते हैं। ऐसी क्या वजह है? क्या सरायरंजन में लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है कि वो काम को एग्जीक्यूट कर सकें? हम अगर सरायरंजन की जनता की तरफ से आवाज बन करके आपसे पहला सवाल पूछें कि यदि आप विधायक बन जाते हैं तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सब घर तक साफ पानी मिलेगा, ये सबसे पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी बात, किसी व्यक्ति को गलत केस में नहीं फंसाया जाएगा। जी, किसी भी व्यक्ति को गलत केस में नहीं फंसाया जाएगा। तीसरी बात कि जो आज सफेद हाथी खड़ा है राम जानकी मेडिकल कॉलेज, वो फंक्शनिंग होगा, 24 घंटा चलने वाला वो बनेगा। विद्यापति नगर में कॉलेज बंद है, वो कॉलेज खुलेगा। बलान नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा, जमुआरी को पुनर्जीवित किया जाएगा, नून को पुनर्जीवित किया जाएगा, बलान नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा। जो संगठित भ्रष्टाचार और दलाली इनके द्वारा किया जाता है कि ब्लॉक लेवल से कमीशन लिया जाता है, उस चीज को रोका जाएगा ताकि वो उसका असर आम लोगों पर न पड़े। चलिए कुणाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा भी कि इसी को जज्बा कहते हैं, और युवा एनर्जेटिक हमारा बिहार है। दुनिया में, देश में सबसे बड़ा अगर संख्या बताया जाए युवाओं का तो वो बिहार में ही है, और ये युवा अब बदलाव की तरफ आगे बढ़ चुका है। कुणाल भी उसमें एक हिस्सा है। देखना दिलचस्प ये होगा कि 2025 के चुनाव में ये किस रूप में आते हैं, किस फॉर्म में आते हैं, किसके साथ ये मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, क्या इनकी आइडेंटिटी होती है, कुणाल कुमार के अलावे इनका सिंबल क्या होता है। ये सारी बातें हम समय समय पर पूछेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिस क्षेत्र की ये हैं सरायरंजन, उस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या का समाधान इन्होंने अपने चुनाव जीतने के बाद पहली कलम से करने की बात कही है। कई युवा अपने पहले कलम वाले कई शर्त पूरा कर रहे हैं। अब देखना होगा कि ये कितना पूरा करते हैं। हमारी नजर इन पर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।